नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मैं अभिसार शर्मा। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रशांत बताएंगे, विश्व सूफी सम्मेलन में लगे भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक को किसी धर्म से जोड़ना गलत। आशीष कुमार सिंह बताएंगे, नेपाल में मिले भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री। पठानकोट पर हुई चर्चा। मौलाना मसूद अजहर पर हुई कार्रवाई की पाक ने दी जानकारी। जगविंदर पटियाल बताएंगे, पानी विवाद में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। नहर पर रोक का बिल फंसा। सुमेरा खान बताएंगी, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बड़ा बयान। कहा, महंत आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति नहीं। मगर आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सूफी सम्मेलन में आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जब दुनिया में हिंसा की काली घटा छाई है, ऐसे में सूफीवाद नूर की तरह है। सैयद मोहम्मद अशरफ। पीएम मोदी जैसे ही मंच पर भाषण देने पहुंचे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे। सैयद मोहम्मद अशरफ। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सूफी लोगों के लिए खुदा की सेवा का मतलब मानवता की सेवा है। पीएम ने कहा, इस्लाम का असली मतलब शांति है। अल्लाह के किसी नाम का मतलब हिंसा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। यह हमें बांटता है और हमें बर्बाद करता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग कैंपों में दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आतंकवाद एक देश में होता है तो उसका असर दूसरे देशों में भी होता है। अब इस्लाम which literally means peace, and it reminds us that when we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim. पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 40 देशों के सूफी संत इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें भारत के 500 सूफी संत भी शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज के साथ मुलाकात में सुषमा स्वराज ने उठाया पठानकोट का मामला। दोनों के बीच यहीं पर सार्क सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई, जहां पर सुषमा स्वराज ने स्पष्ट तौर पर पठानकोट को लेकर भारत के कंसर्न सामने रखे और ये मांग की कि पाकिस्तान ये बताए कि अभी तक कार्रवाई क्या की गई है। पाकिस्तान की तरफ से सरताज अजीज ने सुषमा स्वराज को इस मामले को लेकर अभी तक जो इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर ब्रीफ किया और बड़ी अहम आज एक सहमति बनी दोनों पक्षों के बीच की 27 तारीख को पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम भारत आएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार पठानकोट में जो एयरबेस है उसके अंदर जेआईटी को जाने की अनुमति देती है या नहीं, इस पर सहमति बनी या नहीं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला आज हुआ। इसके अलावा सरताज अजीज ने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि महीने के अंत में जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अमेरिका में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए मिलेंगे तो संभव है कि वहां पर भी दोनों की मुलाकात हो सके। सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। पंजाब और हरियाणा में पानी बंटवारे का झगड़ा सुलझाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर को बनाने का प्रस्ताव था। 2 दिन पहले पंजाब विधानसभा ने इस नहर को नहीं बनाने के बिल पर मोहर लगा दी तो हरियाणा में हंगामा शुरू हो गया। हरियाणा के कांग्रेस और आईएनएलडी विधायकों ने पंजाब विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में हरियाणा ने पंजाब में नहर को भरने और जमीन किसानों को लौटाने की शिकायत की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2004 से मामला लंबित होने का हवाला देकर पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सतलुज यमुना नहर लिंक विवाद में पंजाब का समर्थन कर फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोकने की दी धमकी। पंजाब का दौरा कर रहे अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है। इसी के बाद हरियाणा सरकार ने चिट्ठी भेजकर कहा, दिल्ली के लिए अलग से पानी का इंतजाम करें केजरीवाल। भाखड़ा और ताजे वाले बांध से अपनी अलग नहर बनवाएं। हरियाणा की नहरों से दिल्ली तक नहीं पहुंचा जाएगा पानी। भाखड़ा डैम से दिल्ली के हिस्से का मिलने वाला पानी हरियाणा की नहरों से होकर आता है। वहीं यमुना का भी 330 क्यूसेक पानी हरियाणा की नहरों के जरिए ही दिल्ली पहुंचता है।
यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने आज गोरखपुर में कहा कि पार्टी अगर योगी को सीएम के तौर पर पेश करती है तो उन्हें खुशी होगी। वो क्षमता योगी आदित्यनाथ जी में है और अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर इसमें महसूस करता है तो उन्हें जिम्मेदारी मिले, मुझे भी खुशी होगी। मुझे भी खुशी होगी अगर मैं भी चाह रहा हूँ, मेरा भी समर्थन उनके। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। एबीपी न्यूज नीलसन की ओपिनियन पोल में यूपी में बीएसपी नंबर 1, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा, अभी से हो जाएं सतर्क। सर्वे के लोगों ने कम से कम हमें अलर्ट कर दिया है। हम तो जगाने के लिए हमें सर्वे की रिपोर्ट आई है हमारे लिए। ये लगता है कुछ लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलाने के लिए भी है। हो सकता है कंफ्यूजन फैलाना चाहते हो, इसलिए भी ऐसी रिपोर्ट आई हो। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में अगर अभी चुनाव हुए तो बीएसपी बाजी मार सकती है। ओपिनियन पोल में बीएसपी को 185 और बीजेपी के 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 80 सीटों के साथ सत्ताधारी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है। सीएम के रूप में पहली पसंद मायावती हैं, अखिलेश दूसरे नंबर पर हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का ये सर्वे 19 फरवरी से 1 मार्च के बीच हुआ। 403 विधानसभा सीटों में से 161 सीटों पर ये सर्वे हुआ। 19,572 वोटरों से राय ली गई। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और स्थानीय पार्टी एआईयूडीएफ ने बनाया महागठबंधन। कांग्रेस को भी साथ आने का दिया न्योता। दिल्ली और बिहार चुनाव में करारी हार झेल चुकी बीजेपी को असम विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। असम से सांसद और मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के अलावा वो असम गण परिषद से चुनावी गठबंधन कर चुकी है और अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन 3 दिन पहले ही असम के चुनावी घमासान में उतरने का ऐलान करने वाली जेडीयू अब गठबंधन बनाकर बिहार की तरह खेल बिगाड़ती दिख रही है। असम में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव 4 और 11 अप्रैल को होंगे। बीजेपी और कांग्रेस में खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने की होड़ लग गई है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा से एमआईएम के विधायक को निलंबित करने का प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से आया था। महाराष्ट्र विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक वारिस पठान को कल सदन से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें भारत माता की जय न बोलने पर कांग्रेस के प्रस्ताव पर निलंबित किया गया था। दरअसल पठान ने सदन में सरकारी पैसे से महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का विरोध किया था, जिस पर कांग्रेस की ओर से उनके निलंबन का प्रस्ताव दिया गया, जिसका बीजेपी और एनसीपी ने समर्थन किया। दरअसल कांग्रेस अपनी हिंदू विरोधी छवि को बदलना चाहती है ताकि आने वाले 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में उसे कुछ फायदा मिल सके। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र ने रोहतक पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रोफेसर वीरेंद्र ने आज खुद रोहतक के एसपी के दफ्तर जाकर सरेंडर कर दिया। प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ रोहतक कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जाट आंदोलन के दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र का एक ऑडियो स्टिंग सामने आया था, जिसमें वो कथित तौर पर आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। इसी मामले में प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। मुंबई में नहीं बिक पाई विजय माल्या की संपत्ति। किंगफिशर एयरलाइंस के हेडक्वार्टर को खरीदने के लिए किसी ने नहीं लगाई बोली। मुंबई के विलेपार्ले में बंद पड़े 17,000 वर्ग फीट के इस किंगफिशर हाउस को बेचकर पैसे उगाहने की योजना फ्लॉप हो गई। स्टेट बैंक ने इसकी नीलामी का आज आयोजन किया था, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके लिए रिजर्व प्राइस 150 करोड़ रुपए रखी गई थी। अधिकारियों का मानना है कि रिजर्व प्राइस के ऊंचे होने की वजह से हो सकता है कि किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि मुकदमेबाजी के डर से भी लोग इस प्रॉपर्टी से दूर रहे। किंगफिशर एयरलाइंस डूबने के बाद विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंक विजय माल्या की संपत्ति को बेचकर इस कर्ज की वसूली करना चाहते हैं। उद्योगपति विजय माल्या ने प्रवर्तन निर्देशालय से पेशी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। 9,000 करोड़ का बैंकों का लोन चुकाए बिना लंदन भागे विजय माल्या को
प्रवर्तन निर्देशालय ने नोटिस भेजकर 18 मार्च यानी कल पेश होने को कहा था। माल्या ने ईमेल के जरिए ईडी को कहा है कि वो इस तारीख को पेश नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें अगले महीने अप्रैल की कोई तारीख दे दी जाए। हालांकि पहली नोटिस जारी होने पर विजय माल्या ने ईडी से कहा था कि वो फिलहाल भारत लौटने के मूड में नहीं है, जिसके बाद ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया था। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वॉशिंग मशीन में फंसा बच्चा। देहरादून में पुलिस के घोड़े की टांग टूटने के मामले में भले ही केस बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी बीजेपी कार्यकर्ता की हुई है। 3 दिन पहले देहरादून में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूट गई थी। पहले आरोप बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर लगा था, जो घोड़े के सामान पर लाठी पटकते दिखाई दिए थे। हालांकि उनकी लाठी घोड़े को लगी थी, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में आई तस्वीरों में साफ हुआ था कि घोड़े की टांग सड़क पर लगे एंगल में घोड़े की टांग फंसने से हुआ था। इस मामले में आरोपी बीजेपी विधायक गणेश जोशी आज घायल घोड़े को देखने भी पहुँचे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एम्स के एक डॉक्टर का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एम्स में डॉक्टरों के इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 602 में डॉक्टर कुणाल रह रहे थे। पिछले 3 दिनों से ना तो वो मेस में खाना खा रहे थे और ना ही दोस्तों से मिले थे, जिसके बाद साथी डॉक्टरों ने उनके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजा ना खुलने पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर कुणाल बिस्तर पर मृत पड़े थे। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये प्राकृतिक मौत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। पुणे में वजन घटाने के लिए ऑपरेशन एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ। महिला के पति ने मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। यह तस्वीर डॉक्टर ज्योति दुबे की है। ये अब इस दुनिया में नहीं है। मोटापे से परेशान ज्योति ने पुणे के कमांड अस्पताल में बैरिएट्रिक सर्जरी कराने का फैसला किया था। 8 मार्च को उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी होने के तुरंत बाद उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उनका फूड पाइप तक फट गया। आखिरकार 14 मार्च को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके पति सचिन दुबे का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अस्पताल ने उनके ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि यह घटना डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से नहीं हुई है। यूपी के आगरा में कागज कारोबारी का 4 दिन पहले अगवा बच्चा बरामद। सीएम अखिलेश यादव ने बच्चे से खुद मुलाकात की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ खड़े इस 6 साल के बच्चे का नाम दिव्य वार्ष्णेय है। दिव्य को 13 मार्च को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया था। आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और बच्चा भी सकुशल मिल गया। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया से पुलिस को बड़ी मदद मिली। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। कानून व्यवस्था के सवालों को लेकर घिरे रहने वाले अखिलेश यादव का इस परिवार से मिलना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट कांड में दोषी हिमायत बेग को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सबूतों की कमी का हवाला दिया और विस्फोटक रखने का दोषी ठहराते हुए इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी हिमायत बेग की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हिमायत को पुणे की निचली अदालत ने साल 2013 में फांसी की सजा सुनाई थी। पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को हुए बम धमाके में 17 लोग मारे गए थे, वहीं 58 लोग घायल हुए थे। देश भर में सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल जारी। दिल्ली में एकजुट होकर सर्राफा कारोबारियों ने की जेटली से 65 ग्राम के फंदे से आजादी की मांग। ये विरोध प्रदर्शन है दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए सर्राफा कारोबारियों का। ये लोग हीरे जवाहरात के कारोबार पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि साल में 6 करोड़ का सालाना कारोबार करने वालों पर ही 1% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 6 करोड़ का व्यापार यानी 20 किलो सोना, यानी हर दिन सिर्फ 65 ग्राम का कारोबार। कारोबारियों का कहना है कि असलियत में
हर दिन 65 ग्राम का काम करने वाला व्यापारी भी इसकी जद में आ रहा है। इस मुद्दे पर पिछले 15 दिनों से देश भर के ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी 358 संस्थाएं हड़ताल पर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को खत लिखकर सोने के गहनों पर लगाई 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की है। फरीदाबाद में 17 किलो सोना लूटने वाले आरोपी गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी मणप्पुरम गोल्ड के गेट पर डीजे बजवाकर की थी लूटपाट। इन 2 आरोपियों से फरीदाबाद पुलिस 16 किलो सोना और 3 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। 2 और आरोपियों की पटना से गिरफ्तारी हो चुकी है। मणप्पुरम गोल्ड के फरीदाबाद के दफ्तर में सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की जब इन्हें जानकारी मिली तो इन्होंने 14 मार्च को डीजे की आड़ में वारदात कर दी। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मणप्पुरम गोल्ड के नोएडा और गाजियाबाद शोरूम को पहले भी लूटने की कोशिश कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आतंकी संगठन आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले एक युवक को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर में दिख रहे इस युवक का नाम आशिक अहमद उर्फ राजा है। राजा को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने हुगली से पकड़ा है। एनआईए ने इस सिलसिले में पिछले साल ही केस दर्ज किया था, जब पता चला था कि इराक और सीरिया के आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एनआईए ने इस सिलसिले में अब तक देश भर में 14 युवाओं को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस भारत में इंटरनेट के जरिए भटके हुए युवाओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छगन भुजबल अब मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। छगन भुजबल को 2 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। भुजबल को रिमांड में लेकर ईडी की टीम ने उनसे 2 दिन पूछताछ की। आज भुजबल की रिमांड की मियाद खत्म होने पर उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एनसीपी का आरोप है कि बीजेपी बदले के तहत यह कार्रवाई कर रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने सफाई दी है कि भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और आइए अब रुख करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर का। आपके चैनल एबीपी न्यूज को मिला है एक और अवार्ड। एबीपी न्यूज को इस साल का सबसे इनोवेटिव चैनल का अवार्ड मिला है। केबल और सैटेलाइट इंडस्ट्री के सबसे बड़े जाने माने बीसीएस रत्न अवार्ड में आपका चैनल इस मुकाम पर पहुंचा है। सबसे इनोवेटिव चैनल एबीपी न्यूज को मिला है बीसीएस रत्न अवार्ड। नए प्रयोग करने वाला सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। सात साल से बीसीएस रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और एबीपी न्यूज को इस बार ये सम्मानित किया गया। आविष्कार मीडिया ग्रुप अवार्ड देता है। समारोह में ब्रॉडकास्ट तकनीक क्षेत्र की 500 से ज्यादा हस्तियां मौजूद। बेंगलुरु के कलाबुर्गी में खेलते खेलते वॉशिंग मशीन में फंसा 2 साल का बच्चा। वॉशिंग मशीन काटने के बाद निकला सुरक्षित। बेंगलुरु के कलाबुर्गी में 2 साल का ये बच्चा खेलते खेलते इस वॉशिंग मशीन में फंस गया। वो एक कुर्सी पर चढ़कर देख रहा था कि वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है। अचानक वो इसमें गिरकर बंद हो गया। उसकी माँ भागी भागी आई, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। अंत में पड़ोसियों ने वॉशिंग मशीन को काटा और बच्चे को निकाला। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो सावधान रहे। वॉशिंग मशीन या किसी भी उपकरण के पास बच्चे को अकेले ना छोड़े। अगर आप बार बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं तो ये लत आपके अंदर बेचैनी और आवेश में फैसले लेने की आदत पैदा कर सकती है। अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी में किए गए एक ताजा शोध में ये बात सामने आई है कि जो लोग अपने स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर लगातार बेचैनी और आवेश में फैसले लेने की आदत पैदा हो जाती है। इस रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सामान्य से अलग लक्षण दिखाई देने लगते हैं।